दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत का पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट कौन सा था? इस एयरक्राफ्ट का नाम था HT-2 ट्रेनर एयरक्राफ्ट, जिसे भारत की सबसे पहली एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने 1951 में बनाया था। और भारत के इस एयरक्राफ्ट का सपना देखा था वालचंद हीराचंद नाम के व्यक्ति ने। उन्होंने अपने सपने को साकार करने के लिए 23 दिसंबर 1940 को किंगडम ऑफ मैसूर के साथ मिलकर हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड की शुरुआत की। 1947 में आजादी के बाद इस कंपनी का कंट्रोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास चला गया और 1 अक्टूबर 1964 को अस्तित्व में आई HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। HAL भारत का ओल्डेस्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर है। इसने पिछले 8 दशक में लाइसेंस प्रोग्राम के अंडर सुखोई से लेकर मिग जैसे एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर किए हैं। इंडिया में डिफेंस फोर्सेस द्वारा जितने एयरक्राफ्ट यूज किए जाते हैं उसमें से 80% एयरक्राफ्ट या तो HAL द्वारा सप्लाई किए जाते हैं या फिर उसके द्वारा सर्विस किए जाते हैं। लेकिन कुछ सालों पहले तक HAL एक टफ पीरियड को फेस कर रहा था। दरअसल कुछ साल पहले तक जहां एक तरफ अमेरिका और इजराइल जैसे देशों की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इस ग्रोइंग मार्केट में थ्राइव कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ तमाम अपॉर्चुनिटीज के बावजूद ये भारतीय कंपनी अपने डे टू डे ऑपरेशंस चलाने के लिए भी संघर्ष कर रही थी। हालत इतनी बिगड़ गई कि 2012 में यूनियन गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के 10% स्टेक सेल करने को मंजूरी दे दी। यहां तक कि 2019 में कंपनी के पास अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देने तक के फंड्स मौजूद नहीं थे। लेकिन महज 4 सालों में सरकार ने अपनी करेक्ट पॉलिसीज और मैनेजमेंट के जरिए इस कंपनी के हालातों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया, जिसके चलते फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में HAL ने 26,500 करोड़ के साथ अपने हाईएस्ट एवर रेवेन्यू को रजिस्टर किया, जो पिछले साल के 24,620 करोड़ के मुकाबले 8% ज्यादा था। सिर्फ इतना ही नहीं, मार्च 2023 के अंत तक HAL की ऑर्डर बुक 82,000 करोड़ की है। इस पूरे साल में कंपनी को 26,000 करोड़ के फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट भी रिसीव हुए, जिसमें DO-228 एयरक्राफ्ट्स और PSLV लॉन्च व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग शामिल है। कंपनी के पास करेंटली फाइनेंशियल ईयर 2023 के एंड तक डिलीवर करने के लिए 81,785 करोड़ के ऑर्डर्स का बैकलॉग है। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2024 में अभी से ही HAL एटलीस्ट 48,000 करोड़ के मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर्स और 17,000 करोड़ के स्पेयर ऑर्डर्स एक्सपेक्ट कर रही है। कंपनी ने अपने स्टेक होल्डर्स को भी भारी मुनाफा दिया है और 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले शेयर पर 40 रुपए का डिविडेंड पे किया है। अगस्त 2022 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मार्केट कैपिटलाइजेशन 67,000 करोड़ था, जो अब 72% बढ़कर 1.1 लाख करोड़ हो गया है। इसी वजह से अब HAL मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से भारत की लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर डिफेंस कंपनी बन गई। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और कोविड पैंडेमिक की वजह से कंपनी को सप्लाई चेन जैसे काफी सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता था, लेकिन इसके बावजूद कंपनी ने अपनी एम्बिशियस टारगेट्स को अचीव किया। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपनी किस्मत को पलटा और इस खास मुकाम को हासिल किया। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC प्रीलिम्स और GS मेंस के डिफेंस टेक्नोलॉजी सबसेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। HAL की सक्सेस में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है इंडिजिनस इनोवेशन पर फोकस करना। पिछले कई सालों में कंपनी ने ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स लिए हैं जिससे एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में भारत की कैपेबिलिटीज काफी इनहेंस हुई हैं। एयरक्राफ्ट की डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग से लेकर इंजन्स और एवियोनिक्स सिस्टम को डेवलप करने तक HAL कंट्रीब्यूशन में फॉरेन इंपोर्ट्स पर इंडिया की डिपेंडेंस को सिग्निफिकेंटली कम कर दिया है। इस स्ट्रेटेजिक मूव ने न सिर्फ इंडिया का वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज सेव किया, बल्कि भारत को डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में सेल्फ रिलायंट भी बनाया। HAL ने इन हाउस कैपेबिलिटीज को बिल्ड करने पर फोकस किया, जिसको इंडियन गवर्नमेंट की डिफेंस प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटजी ने काफी सपोर्ट किया। जो इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री कुछ साल पहले कुछ खास अच्छी पोजीशन में नहीं थी, वो अब एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रही है और HAL इस बदलाव को लीड कर रहा है। पहले HAL सिर्फ लाइसेंस प्रोडक्शन करता था, लेकिन अब HAL खुद प्रोडक्ट्स को डेवलप कर रहा है। HAL ने अपना सारा अटेंशन तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे इंडिजिनस प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने में लगा दिया है। इसके साथ ही HAL हेलीकॉप्टर और फाइटर एयरक्राफ्ट की नई रेंज को भी डिजाइन और डेवलप कर रहा है, जो इस दशक के एंड तक HAL की डिफेंस प्रोडक्ट्स की पाइपलाइन को और स्ट्रॉन्ग बना देगा। LCA तेजस एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए इस कंपनी को 3 दशक का समय लग गया, लेकिन फाइनली 2019 में इसे इंडियन एयरफोर्स की फ्लाइट में इंडक्ट होने का क्लियरेंस मिल गया। इसी तरह लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर से लेकर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर तक HAL 4 डिफरेंट टाइप के हेलीकॉप्टर्स को बनाता है। HAL भारत की लार्जेस्ट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है और आने वाले वर्षों तक HAL इस पोजीशन को होल्ड करेगा।
हालांकि एचएएल को कई सारे चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ा है, जहां डेडलाइंस में डिले होना और क्वालिटी इश्यूज होना एचएएल के लिए काफी कॉमन बात है। लेकिन फिर भी एचएएल को इंडियन एयरफोर्स को टोटल 40 तेजस एयरक्राफ्ट डिलीवर करने थे, जिसमें से 32 वो डिलीवर कर चुका है और बाकी बचे हुए 8 एयरक्राफ्ट भी जल्दी डिलीवर होंगे। इसके बाद एचएएल 83 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट कॉमन फैक्टर करने वाली है और साथ ही तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट का डिजाइन और डेवलपमेंट भी शुरू करेगी। मार्क 1A एयरक्राफ्ट में एयर टू एयर रिफ्यूलिंग, एडवांस एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स जैसे कुछ बेहद एडवांस फीचर्स डाले गए हैं, जो इसे वर्ल्ड क्लास एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में खड़ा कर देता है। एचएएल का प्लान है कि मार्क 1A एयरक्राफ्ट की डिलीवरी को 2028 तक खत्म करके उसी साल मार्क 2 को इंडक्ट कर दिया जाए, जो अपने आप में काफी एम्बिशियस टारगेट है। ये सब करने के लिए एचएएल को अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को 8 एयरक्राफ्ट पर ईयर से बढ़ाकर 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर करना होगा। इंडियन एयरफोर्स तेजस मार्क 2 के 6 स्क्वाड्रंस बनाना चाहती है, जिसके लिए उसे कुल मिलाकर 108 तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट की जरूरत होगी। एयरक्राफ्ट के अलावा एक हेलीकॉप्टर डिवीजन भी है, जहां एचएएल ने इंडिजिनसली 3 हेलीकॉप्टर्स को डेवलप किया है। पहला है ध्रुव, जिसे सबसे पहले 1984 में डिजाइन और डेवलप किया गया था, पर इसे डिफेंस फोर्सेस में इंडक्ट करने में 2 दशक लग गए। दूसरा है रुद्र, जिसे 2013 में इंडक्ट किया गया और तीसरा है प्रचंड, जिसे 2022 में इंडक्ट किया गया। प्रचंड हेलीकॉप्टर 400 चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करेगा। लेकिन दोस्तों, ये सब कुछ करने के बावजूद एचएएल की रेपुटेशन उसके द्वारा बनाए जाने वाले एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स के एक्सीडेंट से टार्निश होती रही है। उदाहरण के लिए एचएएल ने करीब 335 ध्रुव हेलीकॉप्टर बनाए, जिन्होंने 3,40,000 फ्लाइंग आवर्स को रजिस्टर किया। लेकिन इनमें से 20 हेलीकॉप्टर, जिसमें ध्रुव का आर्म्ड वर्जन रुद्र भी शामिल है, के एक्सीडेंट हुए, जिससे इसमें सफर करने वाले लोगों की मौत भी हो गई। हालांकि अभी भी 300 से ज्यादा ध्रुव हेलीकॉप्टर्स को इंडियन आर्मी इस्तेमाल कर रही है, लेकिन इसी साल जम्मू और कश्मीर में क्लैश के बाद इंडियन आर्मी ने अपनी ध्रुव हेलीकॉप्टर की बड़ी फ्लीट को ग्राउंडेड कर दिया। इसी तरह एचएएल ने 7 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर इक्वाडोर को सेल किए थे, जिसमें से 4 हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट का शिकार हो गए और इक्वाडोर ने एचएएल के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। इसका सीधा सा मतलब है कि इन प्रॉब्लम्स के चलते एचएएल ल्यूक्रेटिव एक्सपोर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स लूज कर देती है। उदाहरण के लिए मलेशियन गवर्नमेंट को 18 फाइटर जेट्स की नीड थी, जिसके लिए एचएएल ने तेजस एयरक्राफ्ट ऑफर किया था, पर एन मौके पर साउथ कोरिया की अकेली एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में इस डील को ग्रैब किया, जिसकी टोटल वैल्यू $920 मिलियन थी। लेकिन प्रोडक्शन में डिले और एक्सीडेंट्स के बावजूद एचएएल को इंडियन गवर्नमेंट की बैकिंग मिलती रही है। इसके चलते कंपनी इंडियन एयरफोर्स को 83 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट बेच पाई। इसके बाद जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि एचएएल 100 तेजस मार्क 2 जेट्स और 126 एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी इंडियन एयरफोर्स को सेल करेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एचएएल नेवी के लिए ट्विन इंजन वाले 100 डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट भी मैन्युफैक्चर करेगी। साथ ही एचएएल इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को भी मैन्युफैक्चर कर सकता है, जो MI-17 हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करेंगे और उनका इस्तेमाल एयर असॉल्ट, एयर अटैक, एंटी सबमरीन, एंटी सरफेस, मिलिट्री सपोर्ट और वीआईपी ट्रांसपोर्ट रोल्स के लिए किया जाएगा। एचएएल अब अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जैसे नए एरियाज पर भी फोकस कर रहा है। 2 साल पहले कंपनी ने कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया, जो मैन्ड और अनमैन्ड एयरक्राफ्ट का कॉम्बिनेशन था। इन सब का मतलब यह है कि भले ही कंपनी ने पिछले कुछ समय में सेटबैक्स झेले हो, पर कंपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए तैयार है। कंपनी के ऑफिशियल्स का कहना है कि गवर्नमेंट इस बात पर काफी जोर दे रही है कि रेवेन्यू का सब्सटेंशियल पोर्शन एक्सपोर्ट से जनरेट होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि अब यहां से एचएएल का इंडिजिनस प्रोडक्शन किस दिशा में जाएगा। कंपनी के सीएफओ अनंत कृष्णन के मुताबिक एचएएल एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसके पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म, मल्टीपल रेंज ऑफ इंजन और मल्टीपल एवियोनिक्स है। इस बात में कोई शक नहीं कि इस सेक्टर में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्री भी इसमें एंटर कर रही है। पर यह बात भी सच है कि इस इंडस्ट्री में सभी के लिए अभी भी सिग्निफिकेंट स्पेस मौजूद है, और अगर कोई कंपनी क्वालिटी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही है तो उसके लिए ऑर्डर्स की कमी कभी भी नहीं होगी। एचएएल की सक्सेसफुल जर्नी में इंटरनेशनल एरोस्पेस जायंट्स और दूसरी कंपनीज के साथ हुई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स ने इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है। ग्लोबल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को इस बात का एहसास हो गया है कि इंडिया में एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को सेंस करते हुए उन्हें यह बात समझ आ गई है कि अगर उन्हें इंडिया में बिजनेस बढ़ाना है तो इंडियन पार्टनर के साथ कोलैबोरेट करके अपने बिजनेसेस को स्टैब्लिश करना होगा। साथ ही रिनोन्ड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेशन की वजह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, नॉलेज एक्सचेंज और बेस्ट प्रैक्टिसेस के अडॉप्शन में मदद मिली है। इन पार्टनरशिप्स ने न सिर्फ
HAL की प्रोग्रेस को एक्सेलरेट किया है, बल्कि कंपनी को ग्लोबल स्टेज पर एक रिलायबल और प्रोफिशिएंट एरोस्पेस प्लेयर की तरह पोजीशन कर दिया है। HAL की वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अमेरिकन एरोस्पेस जायंट जनरल इलेक्ट्रिक के साथ हुई। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी भारत में 4 दशक से ज्यादा के समय से इंजन्स, एवियोनिक्स, सर्विसेज, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और लोकल सोर्सिंग की फील्ड में ऑपरेट कर रही है। 1996 में जनरल इलेक्ट्रिक ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और HAL के साथ मिलकर भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट को F404 इंजन से सपोर्ट किया। लेकिन उसके बाद तेजस के मार्क 1 और मार्क 2 वर्जन में रिस्पेक्टिवली F404 और F414 इंजन्स को यूज किया गया। तेजस मार्क 1 के लिए 75 F404 इंजन्स को डिलीवर कर दिया गया है और 99 को अभी डिलीवर किया जाना बाकी है। वहीं तेजस मार्क 2 के लिए 8 F414 इंजन्स को डिलीवर किया जा चुका है। ये रिसेंट पार्टनरशिप जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर को प्रोड्यूस करने के लिए हुई है। ये वही इंजन है जिसे इंडिया के इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में यूज किया जाता है और इस पार्टनरशिप के पहले इन इंजन्स को इंपोर्ट किया जा रहा था। पीएम मोदी की अमेरिका विजिट के बाद ये MOU साइन किया गया, जिसके बाद कंपनी ने यूएस गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम किया ताकि नेसेसरी सपोर्ट ऑथराइजेशन मिल सके। जनरल इलेक्ट्रिक अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए पहले से ही बेंगलुरु में एस्टैब्लिश्ड जॉन F. वेल्च टेक्नोलॉजी सेंटर और पुणे की मल्टी मॉडल फैक्ट्री को काम में ले रहा है। तेलंगाना गवर्नमेंट की बैकिंग वाले इनोवेशन इंक्यूबेटर टी हब ने भी HAL के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस की है। दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने एक MOU पर साइन करके 2 साल के लिए अपनी पार्टनरशिप को फॉर्मलाइज किया है। इस पार्टनरशिप के जरिए एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर के स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया जाएगा। टी हब ने अलग अलग प्रोग्राम और इनिशिएटिव्स के जरिए 2000 से ज्यादा कंपनीज को स्केल करने में हेल्प की है। इस ऑर्गेनाइजेशन के 600 से ज्यादा इंटरनेशनल और डोमेस्टिक बिजनेस पार्टनर्स हैं और स्टार्टअप्स के स्केलिंग को सपोर्ट करने के लिए 2000 से ज्यादा मेंटोर्स के कनेक्शन है। ऐसी प्रेडिक्शन की जा रही है कि ये सेक्टर 2021 से लेकर 2027 के बीच 13.1% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से ग्रो करेगा और इस मार्केट के पोटेंशियल को टैप करने के लिए इस तरह के कोलैबोरेशन इंपॉर्टेंट है। मार्केट की इंक्रीजिंग डिमांड को देखते हुए कंपटीशन में आगे रहने के लिए इनोवेशन काफी क्रूशियल फैक्टर है और ये पार्टनरशिप स्टार्टअप्स के इनोवेशंस को डेवलप करने के लिए नेसेसरी टूल्स प्रोवाइड करेगी। HAL का इस पार्टनरशिप में काम होगा स्टार्टअप्स को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में हेल्प करना ताकि स्टार्टअप्स को वैल्यूएबल इंडस्ट्री एक्सपर्टीज मिल सके। HAL ने एक फंडिंग मैकेनिज्म को स्टार्ट किया है जिसमें टैक्स के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट का 2% स्टार्टअप एंगेजमेंट के लिए यूज किया जाएगा। HAL की ऐसी एक इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री लिमिटेड और डायनामेटिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ हुई। ये पार्टनरशिप इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के द्वारा बनाए जाने वाले अनमैन्ड एरियल व्हीकल की मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग के लिए हुई है। ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल इंडियन डिफेंस फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के यूज के लिए बनाए जा रहे हैं। करेंटली UAV, वॉर्स और इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉग्निशंस जैसे दूसरे टैक्टिकल मिशंस में क्रूशियल रोल निभाते हैं। आने वाले समय में ऐसी उम्मीद है कि इंडियन डिफेंस फोर्सेस लार्ज नंबर ऑफ UAV को इंडक्ट करने वाली हैं ताकि इसी रिक्वायरमेंट को मीट किया जा सके। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास वर्ल्ड क्लास और बैटल प्रूवन अनमैन्ड एरियल व्हीकल को बनाने की बेस्ट कैपेबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। HAL लंबे समय से इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री का पार्टनर रहा है और उसके साथ 2004 से इन्वॉल्व रहा है। दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने कोलैबोरेशन को एक कदम आगे ले जाते हुए पहली बार ऐसी पार्टनरशिप करी है जिससे UAV को मैन्युफैक्चर किया जा सके। ऐसा ही कोलैबोरेशन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच भी हुआ जिससे ग्लोबल एरोस्पेस इंडस्ट्री को इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जा सके। TCS पहले से ही कई सारी ग्लोबल एरोस्पेस कंपनीज IT और इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है, जबकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड प्रीमियर एयरक्राफ्ट डिजाइन और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इस पार्टनरशिप ने पूरी दुनिया में एरोस्पेस इंडस्ट्री को इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। चलिए टाइमलाइन में कुछ वर्ष पीछे चलते हैं। ये वर्ष है 2008 का, जब HAL में टोटल 29,000 लोग काम कर रहे थे। इतने सारे एम्प्लॉयज की सैलरी अफोर्ड करने के लिए कंपनी के पास इनफ रिसोर्सेज भी नहीं थे और इसके साथ ही कंपनी एफिशिएंटली नहीं चल पा रही थी। इसके चलते हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर माधवन ने अनाउंस किया कि करीब 4,000 एम्प्लॉयज को कंपनी से हटाया जाएगा ताकि कंपनी की एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। इसके बाद अगले 1 साल में काफी सारे एम्प्लॉयज को हटाया गया और 2019 में HAL में करीब
20,000 एम्प्लॉयज काम कर रहे थे। इसके बाद 2019 में कंपनी में स्ट्राइक शुरू हो गई क्योंकि कंपनी के एम्प्लॉयज अपने लिए कुछ डिमांड्स कर रहे थे। उनकी डिमांड थी कि जिस तरह से ऑफिसर्स की सैलरी ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ रही है, उसी प्रोपोर्शन में बाकी वर्कर्स की सैलरी को भी बढ़ाया जाए। लेकिन सच तो ये था कि एचएल के पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं थे कि वहां काम करने वाले वर्कफोर्स की डिमांड को पूरा किया जा सके। मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच चल रहे इसी टसल की वजह से बेंगलुरु के 10,000 एम्प्लॉयज और बाकी लोकेशन पर काम कर रहे 10,000 एम्प्लॉयज स्ट्राइक पर चले गए और एचएल के सभी ऑपरेशंस ठप पड़ गए। इस डिमांड के रिस्पॉन्स में एचएल ने कहा कि सैलरीज और पर्क्स के मामले में वर्कर्स को ऑफिस या एग्जीक्यूटिव की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। कंपनी के वर्कर्स ग्रॉस सैलरी में 35% हाइक और पर्क्स में 110 से 140% हाइक की डिमांड सामने रख रहे थे, लेकिन कंपनी ग्रॉस सैलरी में ज्यादा से ज्यादा 11% और पर्क्स में 20 से 22% की हाइक के लिए राजी थी। इसका सबसे बड़ा रीजन था कंपनी का लो रेवेन्यू, यानी सारी प्रॉब्लम एफिशिएंट एम्प्लॉय की वजह से क्रिएट हो रही थी और इसीलिए कंपनी में डिसाइड किया कि उन्हें एक डेडिकेटेड और स्किल्ड वर्कफोर्स की सख्त जरूरत है। इसके लिए कंपनी ने ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में हेविली इन्वेस्ट करना शुरू किया ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि कंपनी के इंजीनियर, टेक्नीशियन और सपोर्ट स्टाफ के पास लेटेस्ट स्किल और नॉलेज है। उदाहरण के लिए 13 अगस्त 2020 को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के अंडर एचएल का स्किल डेवलपमेंट सेंटर इनॉग्रेट किया। ये स्किल डेवलपमेंट सेंटर चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट के चलाकेरे कैंपस में सिचुएटेड है। इस ओकेजन पर बोलते हुए डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि नॉलेज पावर है और इनोवेशन और क्रिएटिविटी के लिए स्किल्ड वर्कफोर्स बेसिक नेसेसिटी है। डेवलपमेंट सेंटर का गोल है कि ट्रेंड एम्प्लॉयज का एक लार्ज पूल तैयार किया जाए जो इस फील्ड में रिक्वायर्ड स्किल डेवलपमेंट के गैप को फिल कर सके। हालांकि अभी भी एचएल के सीएफओ अनंत कृष्णन का कहना है कि कंपनी मैन पावर कॉस्ट को फर्दर कट डाउन करने पर फोकस कर रही है। अभी ऑर्गेनाइजेशन की 18% कॉस्ट मैन पावर पर खर्च होती है, इसे कंपनी रिड्यूस करके 14% पर लाना चाहती है। इंटरनेशनल मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए क्वालिटी और सर्टिफिकेट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मैच करने के लिए एचएल ने अपनी क्वालिटी को बढ़ाया है, जिसने उसकी सक्सेस में योगदान दिया है। कंपनी द्वारा डेवलप किए जाने वाले सभी सिस्टम रिगरस टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन प्रोसेस से होकर गुजरते हैं ताकि वो हाईएस्ट सेफ्टी और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को मीट कर सके। क्वालिटी की तरफ से इस कमिटमेंट के चलते डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कस्टमर्स का एचएल के ऊपर ट्रस्ट बना हुआ है, जिसने ग्लोबल स्केल पर उसकी रेपुटेशन को बेहतर किया है और इसके फलस्वरूप पॉजिटिव रिजल्ट्स एचएल की एनुअल रेवेन्यू शीट पर रिफ्लेक्ट होने लगे हैं, जो दिन ब दिन इस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रांग बना रहे हैं। एचएल ने इंडिया की एरोस्पेस इंडस्ट्री को शेप करने में एक पिवटल रोल निभाया है। इसकी रिमार्केबल जर्नी उसके एक्सीलेंस, इनोवेशन और डेवलपमेंट के बारे में काफी कुछ बयान करती है। कंपनी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स और सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स जैसे कटिंग एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है। ये वेंचर्स बताते हैं कि एचएल एरोस्पेस इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के फोरफ्रंट पर रहने के लिए कितनी कमिटेड है। भारत की एरोस्पेस और डिफेंस इंडस्ट्रीज का इंटेग्रल पार्ट होने के नाते एचएल के कंट्रीब्यूशन ने न सिर्फ देश में सेल्फ रिलायंस को स्ट्रेंथन किया है, बल्कि ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री में भारत को एक सिग्निफिकेंट प्लेयर की तरह एस्टैब्लिश भी किया है। जैसे जैसे एचएल बदलती हुई डिमांड के साथ इवॉल्व और अडैप्ट करेगा, वैसे वैसे भारत की एरोस्पेस एस्पिरेशन और भी अधिक बढ़ेगी, जो भारत की टेक्नोलॉजिकल जर्नी में एक नया चैप्टर ऐड करेगी। लेकिन दोस्तों, एक बात तय है कि अपने कंटिन्यूअस एक्सीलेंट एफर्ट्स के साथ एचएल की उड़ान आने वाले सालों में और भी ऊंची होने वाली है। और इसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज हाउ एचएल विल बी अ वाइटल कंपोनेंट इन ग्रोथ ऑफ इंडियाज डिफेंस इंडस्ट्री। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।